नमस्कार दोस्तों, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स में हमारा सेशन शुरू हो चुका है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के 2 सेशन में इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। मैकेनिक्स के अगले सेशन में हम चलते हैं, ठीक है, जिसमें हमने एक में मोशन की बात कर ली थी, दूसरे में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की हमने बात कर ली थी। आज आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन और देन हम फोर्सेस पे आ जाएंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। गति विषयक समीकरण, गति के समीकरण, है ना। गति के समीकरण पे हम यहाँ पे बात कर लेंगे, गति के समीकरण कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत इजी से क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। गति विषयक समीकरण में यहाँ पर इजी सा क्वेश्चन बनेगा। इजी से क्वेश्चन बनने के पीछे मतलब ये हो जाता है कि आपसे कुछ चीजें पूछी जा सकती है बेसिकली, और उसके अलावा यहाँ से न्यूमेरिकल सेक्शन भी आ सकता है। न्यूमेरिकल बेस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी की भी स्पीड निकाल सकते हैं, किसी के भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में सबसे पहली इक्वेशन हो जाती है, पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, जहां पर v क्या है, ये है अंतिम वेग। v क्या है, अंतिम वेग या फिर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, a जो हो जाता है यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या त्वरण, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण। t हो जाता समय, टाइम। ठीक है, टी हो जाएगा यहाँ पर क्या, टाइम। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि कोई वस्तु है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मोशन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी है, और वो किस कैसे मोशन कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है। तो टाइम बताओ, है ना, कि वो कितने टाइम में यहां से वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें आपको बतानी है। तो यहाँ पर पूछा हुआ क्या है ना, ये सब चीजें दे दी है, टाइम पूछ लिया है, तो आपको इसके बेस पर सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। जैसे टी निकालना है तो बाकी सबको इधर ले आओ, तो क्या हो सकता है, v माइनस यू, क्योंकि u को इधर ले आए। ठीक है, इधर क्या बचा, ए टी बचा, और t को नीचे ले आए, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो ऐसे t की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, एज इट इज यदि हम बात करें कि हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, हमको वैल्यू निकालनी है u की। ठीक है, तो क्या करो, v माइनस ये ए टी पूरा इधर ले आओ, v माइनस ए टी इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो ऐसे v की वैल्यू, u की वैल्यू, हर किसी की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है जो जो हमारे पास है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। पहला समीकरण था ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। क्या बोल रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहला समीकरण। v इज इक्वल टू यू प्लस ए सी ए टी, है ना। दूसरा समीकरण क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें s क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि यहाँ पर s की वैल्यू क्या है। s मतलब क्या हो जाता है, डिस्टेंस, है ना, दूरी। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, वो दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है ना। जैसे हमने बोला एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जाता है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मोशन करता है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में, है ना, जो दोनों पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी एस। एस मतलब क्या है, डिस्टेंस, है ना, या फिर दूरी, कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछ ले क्या ना कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन ए है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू थी, और उसको इतना टाइम लगता है, उसको इतना टाइम लगता है, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एस हमको डिस्टेंस क्या हो सकती है उसमें पता चल सकती है। तो यू वी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकाला जा सकता है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ 80 स्क्वायर से निकाल सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बता दूंगा, है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम यहाँ पर रख लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन फॉर्मूले का कैसा यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाता है थर्ड, है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो अब आप पूछेंगे सर सब में तो वी यू ए एस सब आ रहा है ना, तो कैसे सभी को एक जैसा कैसे मान सकते हैं? तो ये तीन समीकरण है, तो इसमें अलग अलग क्या है, यदि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है ना, प्लस उसके साथ में टाइम दिया है, प्लस उसके साथ में क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और आपको वैल्यू निकालनी है एस की। यदि आपको एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, एस की वैल्यू यदि आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखो इसमें तो दो अननोन हो गए, है ना, देखो एस भी यहाँ अननोन हो गया और यहाँ पर वी भी अननोन हो गया, तो दो अननोन से कोई एक वैल्यू निकल सकती है क्या? नहीं निकल सकती है। तो हमको यहाँ पर नोन चीजें कितनी मिल रही है? देखो यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, और हमको एस निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे, इस फॉर्मूले पर हम जा सकते हैं। ठीक है, या तो हम यू ए टी से, यू ए टी की वैल्यू दी हुई है तो इससे पहले वैल्यू निकाले किसकी? v की, और फिर v की वैल्यू निकाल के इसमें रखे, v की वैल्यू निकाल लो इससे, यू टी ए दिया हुआ है, देखो यू टी ए दिया हुआ है तो इससे v की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू से इसमें पुट कर दो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी वैल्यू निकल जाएगी। यदि आपको फाइनल इनिशियल दोनों दिए हुए, u भी दिया हुआ है प्लस v भी दिया हुआ है प्लस s भी दिया हुआ है, और आपसे बोलता है a निकालो, ए निकाल के बताओ एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। देखो इसमें ए तो है लेकिन इसके अंदर वी यू एस तो है ही नहीं, तो निकल नहीं पाएगा यहाँ से। यहाँ पर एस है लेकिन वी नहीं है, यहाँ से भी नहीं निकल पाएगा, तो क्या आएगा? वी यू ए और यहाँ पर एस, ये सब वैल्यू निकल जाएगी। देखो ए की वैल्यू निकल जाएगी एस के यहाँ से, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवा दूंगा मैं 5-10, है ना, तो उससे आपको क्लियरेशन आ जाएगा कि कैसे इन फॉर्मूलेस का यूज करेंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है ये याद रखना है कि ये वैल्यू क्या है ना, किसकी वैल्यू का नाम क्या कहा जाता है, किसे क्या कहा जाता है ना, v क्या होता है, u क्या होता है ना, a क्या होता है, t क्या है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वैल्यू हो जाती है तीनों की। ये तीनों फॉर्मूले हो गए, तीनों की वैल्यू वहां पड़ी हुई है, जो भी वैल्यूज दी जाती है वो इसमें प्लेस करें और अपना आंसर निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले है ना, तो इसको पहला ही फॉर्मूला बोला जाता है, इसको दूसरा ही बोला जाता है, इसको तीसरा बोला जाता है। ध्यान रखना, तीनों फॉर्मूले को ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता कि इसको पहला बोल दे, इसको तीसरा बोल दे, इसको दूसरा बोल दे। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में पहला दूसरा तीसरा, पहला v का है, फिर s का है, फिर v स्क्वायर का है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे गति विषयक समीकरण या फिर गति के समीकरण जो गति निकालने के काम आते हैं। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, सब निकालने के काम आता है। समय, है ना, मोशन कर रहा है तो समय निकालने का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है यहाँ पर फोर्स, बल। फोर्स या बल, बल या फिर फोर्स, फोर्स या फिर बल क्या होता है, चलिए देखते हैं जल्दी से। देखो सिंपल सा हम एक डायग्राम से इसको समझते हैं तो आपको चीजें क्लियर होगी, है ना। ये है बंटी, है ना, और ये बंटी क्या कर रहा है, इसको धक्का लगा रहा है, इस बॉक्स को क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। ठीक है, दूसरा एक छोटा बॉक्स, छोटा सा एक गोला है। ठीक है, और ये है हमारी बबली। ठीक है, बबली भी क्या कर रही है, इसको धक्का लगा रही है। ठीक है, बॉक्स का वजन है यहाँ पर 100 किलो, बॉक्स का वजन है 100 किलो और इसका वजन कितना है, 5 किलो। गोले का वजन कितना है, 5 किलो। ठीक है, अब जो बंटी दम लगा रहा है, ठीक है, तो बंटी जो दम लगाएगा तो किस तरफ लगा रहा है, बंटी इस तरफ बल लगा रहा है इसके अंदर। ठीक है, मतलब ये इस बॉक्स को हिलाने की कोशिश कर रहा है ना, ये इस बॉक्स को हिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये बॉक्स हिल जाए किसी भी तरीके से, है ना। मतलब वो क्या कर रहा है,
वो उसको या तो हिलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या फिर वो हिला देगा। मान लिया बंटी के पास इतना दम है कि वो बॉक्स को 100 किलो के बॉक्स को ऐसा क्या कर देगा, धक्का लगा देगा, ठीक है, और बॉक्स आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दो काम हो सकते हैं, या तो वो क्या करेगा, प्रयास करेगा, पहला क्या है, प्रयास करेगा, या फिर या तो प्रयास करेगा हिलाने का, या फिर हिला देगा, या फिर इस बॉक्स को क्या करेगा, बॉक्स को क्या कर देगा, हिला देगा वो, या फिर हिलाने का प्रयास करेगा। तो दोनों ही चीजें कर रहा है वो। दूसरा, यहां पर क्या है, यहां पर क्या कंडीशन आ रही है कि 5 किलो का है, बबली इसको क्या करेगी, बबली इसको क्या करेगी, धक्का लगाएगी और इस दिशा में घुमा गोल लुढ़काते हुए आगे की तरफ ले जाएगी। ये वस्तु क्या हो जाएगी, गुड़काते हुए आगे की तरफ ले जाएगी। मतलब ये इससे क्या करवा पा रही, मोशन, है ना, ये इसे गति करवा पा रही है। क्यों गति करवा पा रही है, क्योंकि इसने इसको पुश करा, है ना, इसने इसको क्या करा, पुश करा। दूसरी तरफ आओ, फिर से हम बंटी को ले आते हैं कि बंटी भैया वापिस आओ, बंटी भैया वापिस आओ, और ये जो बॉक्स आपकी तरफ आ रहा है 50 किलो का, 50 किलो का, इसको रोको। तो बंटी भैया दम लगाएंगे पुरजोर, पूरा दम लगा देंगे, है ना, एड़ी चोटी का, और ये बॉक्स आ रहा है इस तरफ और बंटी भैया दम लगा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। ये बॉक्स इस तरफ गुड़कना चाह रहा है और बंटी भैया इसको रोक रहे हैं। फिर बबली जीजी, ठीक है, हमारी बबली जीजी जो है वो भी क्या करेगी, एक गोला है जो किस तरफ गुड़क रहा है, गोला जो आ रहा है किस तरफ गुड़क रहा है, इस तरफ गुड़क रहा है, और बबली जीजी इसके ऊपर दम लगा रही है इस तरफ, ठीक है। ये अब देखो, ये बॉक्स पे दम लगाया जा रहा है इस तरफ, या फिर ये बॉक्स इधर गुड़क रहा है इस तरफ। हम या तो इस बॉक्स को रोक लेंगे या फिर रोक नहीं पाएंगे, ठीक है, या तो इस बॉल को रोक लेगी या फिर रोक नहीं पाएगी, ठीक है। इसका वजन है 5 किलो, 5 किलो की बॉल है और ये इसके ऊपर 10 किलो का वजन लगा रही है ना, 10 किलो का क्या है, वजन लगा रही है इधर, है ना। ये बॉल का वजन क्या है, 10 किलो, ठीक है, 5 किलो, और ये 10 kg का फोर्स अप्लाई कर रही है। ये जो फोर्स लगा रही है 10 kg का है, ये 50 किलो का है और ये 60 kg का फोर्स ये अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, 60 kg का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये वस्तु क्या हो जाएगी, इधर की तरफ रुक जाएगी, है ना, ये वस्तु इधर की तरफ रुक जाएगी क्योंकि हमने फोर्स लगा दिया, तो ये रुक जाएगी। तो अल्टीमेटली फोर्स होता क्या है, यहां पर हम समझे, फोर्स या फिर बल होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर दिखाई दे रहा है पुश, है ना, और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ये, है ना, ये भी क्या दिखाई दे रहा है, पुश। दोनों कंडीशन में क्या कर रहे हैं हम, पुश कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ये बॉक्स उधर जा रहा है और हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, बॉक्स उधर जा रहा है और हम फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, इस तरफ लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ये पुश हो सकता है या फिर पुल हो सकता है, पुश या पुल, है ना। या तो हम इसको बोल सकते हैं ढकेलना, ढकेलना या खींचना, ठीक है, धकेलना या फिर खींचना है, ठीक है। अब उससे हो क्या रहा है ना, हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स क्या है, या तो ढकेलना है, ढकेलना है या फिर खींचना है ना। बल क्या हो सकता है, या तो ढकेलना हो सकता है या फिर खींचना हो सकता है ना, या तो क्या हो सकता है, पुश या फिर पुल। जो क्या कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट के मोशन को खत्म कर रहा है, या फिर वो मोशन शुरू कर रहा है ना। या तो वो वस्तु की गति को खत्म कर रहा है, या तो वस्तु को गति में लाने का प्रयास कर रहा है ना। या तो मोशन को खत्म कर रहा है या तो गति में लाने का प्रयास कर रहा है। वही क्या कहलाएगा, हमारा बल कहलाएगा। वही क्या चीज कहलाती है, हमारा फोर्स कहलाता है। बल वह बाह्य कारक है ना, ध्यान से सुनिए, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गति में लाने का प्रयास करता है या फिर उसे रोकने का प्रयास करता है, किसी गतिमान वस्तु को रोकने का प्रयास करता है। क्या कहलाएगा, हमारा हमारा बल कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा, ठीक है। फोर्स इज द एक्शन, है ना, फोर्स इज द एक्शन विच, है ना, विच पुश और पुल, पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट, पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट
to restrict their motion, to restrict their motion or generate the motion, to restrict their motion or generate their motion, है ना, किसी वस्तु को रोकने का प्रयास करेगा या फिर उसको मोशन में लाने का प्रयास करेगा, किसी वस्तु को गति में लाने का प्रयास करेगा या फिर उसको रोकने का प्रयास करेगा, वही क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। तो दोनों ही चीजें हो सकती है, या तो हम किसी चीज को खींच ले, धक्का लगा दें, या फिर किसी चीज को आगे बढ़ा दें या पीछे खींच ले, तो यही क्या चीज कहलाती है, हमारा बल कहलाता है, फोर्स कहलाएगा। यही चीज क्या कहलाती है, फोर्स कहलाती है। एक्सटर्नल एफर्ट हो जाता है, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट को या तो आगे बढ़ाएगा या तो किसी ऑब्जेक्ट को रोकने का प्रयास करेगा। जैसे, है ना, अब दो दो चीजों का एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आप कुएं से पानी भरते, है ना, ध्यान से सुनिएगा, आप कुएं से पानी भर रहे हैं, है ना, तो कुएं से पानी भरने की कंडीशन में हमारे सामने क्या होता है, हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं। कुआं गहरा है, ठीक है, आपने इसके ऊपर एक लगाई पुल्ली, है ना, जो यहाँ पर वो गिरनी लगी रहती है ना, यहाँ पर खड़े हुए हैं आप, ठीक है, और आपने थाम रखी है रस्सी, और ये पड़ी रस्सी। अब जब आप बाल्टी को हम लटका लेते हैं यहाँ पे बीच में लटका लेते हैं, तो जिससे आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यदि आप बाल्टी को यदि नीचे छोड़ रहे हैं, बाल्टी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो मतलब आप उसको नीचे जाने से रोक रहे हैं। नीचे जाने से क्या कर रहे हैं, धीरे 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 बल लगाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि बाल्टी को ऐसे फेंक देंगे, बाल्टी को ऐसे छोड़ देंगे क्या, नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, धीरे 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 बाल्टी को नीचे छोड़ेंगे, है ना, धीरे धीरे बाल्टी को नीचे छोड़ेंगे, मतलब आप उसको नीचे जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है ना, फिर क्या होता है, जब आप पानी भर लेंगे तो आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो बाल्टी खुद से तो नीचे जाना चाहती है, लेकिन उसको अब आप क्या कर रहे हैं, ऊपर खींच रहे हैं, दम लगा रहे हैं, और आप बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे थे, धीरे 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 नीचे छोड़ रहे थे, मतलब आप उसको क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे कि हाँ नीचे जाए, धीरे से नीचे जाए, नीचे जाए। और फिर अचानक से आप क्या करने लगेंगे, उसको खींचने लगेंगे, ठीक है। जैसे ढलान पे रुढ़कता हुआ, है ना, ढलान पे रुढ़कता हुआ कोई पत्थर, है ना, इसको यदि आप यदि यहां खड़े हुए हैं, है ना, कोई व्यक्ति यदि यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, ये यहां खड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको ये करेगा पुल, है ना, ये करेगा पुल, ठीक है, क्योंकि पत्थर गुड़कना चाह रहा है नीचे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है ना, यदि कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, तो वो करेगा पुश, क्योंकि ये पत्थर क्या हो जा रहा है ना, ये दोनों ही ले जाना चाह रहे हैं कहां पर, ऊपर, लेकिन पत्थर जाना चाह रहा है नीचे। तो कंडीशन क्या बनेगी, ये करेगा इसको क्या, ये करेगा इसको पुल, क्योंकि ये खींचना चाह रहा है, और ये करेगा पुश, क्योंकि इसके ढकेल कर ऊपर चढ़ाना चाह रहा है, और पत्थर जाना चाह रहा है कहां पर, नीचे, है ना। तो पुश और पुल, तो फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है, या फिर एक पुश है, या फिर एक पुल है, जो किसी वस्तु को उसकी स्थिति परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर देता है ना, वो क्या कर देता है, उसकी स्टेट चेंज करने को या फिर उसकी स्थिति परिवर्तित करने को मजबूर कर देता है, वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। अब बल को हम कैसे जानते हैं, है ना, F इज इक्वल टू एम ए से जानते, F इज इक्वल टू एम ए से जानते, जो क्या है ना, न्यूटन की गति का, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, है ना, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के हिसाब से हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट मींस फोर्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। फोर्स जो अप्लाई होगा वो किधर होगा, किसी दिशा में होगा, फोर्स जो अप्लाई होगा वो किसी डायरेक्शन में होगा। जैसे मैं बोलता हूं कि आप एक गाड़ी को धक्का लगाओ, आप एक गाड़ी को धक्का लगाओ, तो आप हमेशा गाड़ी को पीछे से ही धक्का लगाना शुरू करेंगे, साइड से धक्का लगाएंगे, कभी आगे से धक्का लगाएंगे, जब तक आपसे बोला नहीं जाए कि आप गाड़ी को आगे से धक्का लगाओ, पीछे ले जाना है गाड़ी को, आगे से धक्का लगाओ, गाड़ी को पीछे ले जाना है, तब तक आप आगे से धक्का नहीं लगाओगे। आपको यदि बोला गया कि गाड़ी को धक्का लगाना है, तो अल्टीमेटली आपको फोर्स अप्लाई करना है पीछे से आगे की तरफ, गाड़ी को आगे की तरफ ही धक्का लगाएंगे, ठीक है। अब आपसे जैसे बहुत सारे गेट होते हैं, बहुत सारे गेट ऐसे लगे होते हैं, और उसके ऊपर ऐसा हैंडल लगा होता है, और इसके ऊपर एक तरफ लिखा रहता है पुश, है ना। आधे लोगों को आज भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, बाहर खुलेगा कि अंदर खुलेगा, अंदर खुलेगा, इसको धक्का लगाए कि अंदर की तरफ खोले।
आज भी समझ में नहीं आता कि पुश करे कि पुल करे, यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है। तो यदि पुश लिखा है तो आप इसको ढकेल कर अंदर की तरफ चले जाएंगे, फिर जब उधर की तरफ से आते तो इस पे लिखा रहता है पुल, तो आप इसको क्या करेंगे, खींच के अंदर की तरफ आ जाएंगे, है ना। मतलब हम हड़बड़ी में इतना रहते हैं आजकल कि हमको समझ में ही नहीं आता कि इसको धक्का लगाएंगे, तो हम वहां पे लिखा रहता है पुश, तो भी हम उसको एक बार धकेल देंगे बाहर की तरफ। ऐसा आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस तरफ ढकेल के देखेंगे कि हाँ इधर नहीं खुल रहा ना, इधर खुल जाएगा। हम पढ़ने की जहमत ही नहीं करते कि वहां पे क्या लिखा हुआ है ना, हमको ऐसा करना नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डायरेक्शन है ना, ये क्या है, एक डायरेक्शन, डायरेक्शन या दिशा, दिशा में, है ना, किधर लगेगा, दिशा में लगेगा, किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इट मीन्स ये क्या है, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी या फिर सदिश राशि है, सदिश राशि है ना। कैसी राशि है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है ना। फॉर्मूले की बात करें तो F इज इक्वल टू एम ए, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हम इसको, इसकी बात करते हैं, इसको तोड़ो, मास को किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, मास को किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कल ही बताया था, है ना, लास्ट लेक्चर में ही बताया था, लास्ट लेक्चर जो आपने पढ़ा होगा, जो मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, उसमें देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको लेते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम, है ना। किलोग्राम को किस में लेंगे, है ना, अब इसको उस वैल्यू में ले लो, है ना। किलोग्राम को किस में लेते हैं, मास में, एम में लेते हैं। ठीक है, तो एम यहाँ पर क्या है, 1 है, पहली बार एम आया है तो मतलब किलोग्राम मतलब मास है। ठीक है, 1 है। एल है भैया, तो हाँ बोले कि हाँ भैया एक एल भी है। ठीक है, टाइम है, तो हाँ टाइम कितनी बार है, 2 बार है भैया। ठीक है, इसको अरेंज अरेंज कर लो। तो पहली बार हमारा एम आ रहा है तो m1, फिर क्या है l1, और t टू दी पावर ऊपर आएगी तो -2। ठीक है, समझ में आया, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला था। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, और किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हिंदी में भी लिखे तो किलोग्राम मीटर पर, है ना, मीटर पर सेकेंड, समय, समय का स्क्वायर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन भी कहते हैं, इसी को न्यूटन भी कहा जाता है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन भी कहते हैं। ये उसका क्या है, मात्रक, है ना। दोनों ही वैल्यू याद रखनी है ना, दोनों ही पूछे जाते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बार बार आपके सामने आएगा, तो आप उसकी जगह न्यूटन लिख देंगे और बाकी वैल्यू को एज इट इज पढ़े रहने देंगे और उसको बोल देंगे। ठीक है, और बाकी इसका डायमेंशन फार्मूला m1 l1 t टू द पावर -2, m1 l1 t टू द पावर -2। कैसे निकाल रहा हूँ वो मैं निरंतर बताते चल रहा हूँ कि कैसे चीजें निकल के आ रही है आपके सामने, है ना। चले आगे। ठीक है, अब देखो बल क्या हो सकता है, बल की एक और खासियत जानो, है ना। यहाँ पर जगह है हमारे पास, हाँ यहीं पर ही देख लेते हैं बल, है ना, बल या फिर फोर्स। ठीक है, फोर्स ये किस किन किन प्रॉपर्टी का हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन या रिपल्शन, आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है बल, है ना। आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति, दोनों प्रकृतियों का बल हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक मैग्नेट लिया, है ना, एक मैग्नेट लिया, ये उसका, मान लो कि ये एन पोल है, ये मेरी उंगली का ये हिस्सा, और ये हिस्सा क्या है, ये भी एन पोल है, और दोनों एन पोल को एकदम सामने लाएंगे, दोनों उत्तरी ध्रुव को सामने लाया जाता है, तो क्या होता है, वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, रिपेल होते हैं, तो रिपल्शन प्रॉपर्टी का हो गया। यदि अब ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, तो दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, पास में आएंगे और चिपकेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों प्रकृति का होगा। आई होप आप लोगों ने चुंबक से तो खेला ही होगा, बचपन में आपको चुंबक मिली होगी, है ना कहीं से। ठीक है, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों टाइप की प्रॉपर्टी का होता है। किस टाइप की क्वांटिटी होती है, जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। हर फोर्स को डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, हर फोर्स को,
जो भी फोर्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ सभी फोर्स के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, है ना, बल के प्रकार, बल के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बल के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले मेजरली यदि हम बड़े बड़े तौर पर बोलें तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, है ना। बड़े तौर पर बोला जाए तो पहला होता है टच फोर्सेस, ठीक है। दूसरे होते हैं अनटच, ठीक है। पहले होते स्पर्श बल, स्पर्श बल और अस्पर्श बल। स्पर्श बल या फिर अस्पर्श बल, ऐसे बल जो छूने से लगते हैं, है ना, हमारे द्वारा जो एक दूसरे को भौतिक रूप से छूने पर, भौतिक रूप से छूने पर या फिर फिजिकली ट्रांसफर, फिजिकली ट्रांसफर होते हैं। फिजिकली ट्रांसफर होने वाले फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्पर्श बल होते हैं। इट मींस जैसे मैं गाड़ी को धक्का लगा रहा हूं, मैं गाड़ी को धक्का लगा रहा हूं, तो मेरे अंदर जो फोर्स है वो अप्लाई होगा किसके ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर, और देन वो गाड़ी क्या हो जाएगी, आगे की तरफ ऐसे पुश हो जाएगी, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स इसका एग्जाम्पल, कौन सा फोर्स इसका एग्जाम्पल है, मस्कुलर फोर्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। और बहुत सारे फोर्स और भी फोर्सेस होते हैं, जैसे कोलिजन, कोलिजन समझते, है ना। कोलिजन सिंपल सा ऐसा समझो कि एक बॉल है ना। देखो सभी एग्जांपल मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना। मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है कि हमारा जो बंटी है, वो बंटी इस चीज को धक्का लगा रहा है, और जब धक्का लगाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये इतना टच करा, ये भी टच कर रहा है। दूसरा, एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ये मोशन करती हुई आ रही है, और जैसे ये इसको टच करेगी तो ये भी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ये एक बॉल दूसरी बॉल से टकराएगी तो दूसरी बॉल भी क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, है ना। दो बॉल्स यहाँ पर है, और ये यहाँ पर आकर इससे टकराई, जैसी टकराई तो इसने अपना फोर्स किस में ट्रांसफर कर दिया, इसमें, ठीक है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, टच फोर्स हो जाएगा। या तो आप कैरम खेलते हैं या फिर पूल टेबल खेलते हैं, है ना। कैरम हो गया, पूल टेबल हो गई, आपने बचपन में कंचे खेले होंगे, तो ये सब फोर्स क्या है, कोलिजन, कोलिजन वाले हैं, और ये कैसे है, टच फोर्सेस हो जाते हैं। उसके अलावा जो आपने देखा होगा कि गाड़ी में गियर्स होते हैं, है ना, गाड़ियों में गियर्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे टीथ होते हैं, उसमें कुछ ऐसे टीथ्स बने रहते हैं, और वो टीथ दूसरे वाले चक्के के ऐसे टीथ के अंदर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जब ये इधर मोशन करेगा तो ये मोशन करेगा इधर, है ना। जब ये इधर मोशन करेगा तो वो दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये भी टच फोर्सेस है, जो भी एक दूसरे में टच करके डायरेक्टली फिजिकली ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। फिजिकली ट्रांसफर हो रहे हैं एक दूसरे को टच करके, तो वो सब फोर्सेस क्या हो जाते हैं, टच फोर्सेस हो जाते हैं, ठीक है। सभी एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिए। या तो आप गियर का एग्जांपल लिख सकते हैं, मस्कुलर फोर्स लिख सकते हैं, कोलिजन वाला लिख सकते हैं, है ना। टेम्परेचर का ट्रांसफर भी किससे होता है, टेम्परेचर का भी ट्रांसफर मॉलिक्यूल के ट्रांसफर होने से हो जाता है, रेडिएशन को छोड़कर, है ना। रेडिएशन वाला जो फोर्स होता है उसको छोड़कर, ठीक है। जो रेडिएशन होता है उसको छोड़ दें, तो जैसे मुझे गर्मी लग रही है ना, जैसे मान लिया मुझे गर्मी लगी, तो मैंने क्या करा, पंखा चालू करा या एसी चालू करा, तो एसी में से ठंडे ठंडे पार्टिकल आए और मेरी स्किन पे टच होने लगे, तो मेरी स्किन से उसने क्या करा, हीट एब्जॉर्ब कर लिया, हीट एब्जॉर्ब कर लिया। इट मीन्स वो पार्टिकल टकराना शुरू हुआ मेरी स्किन पे, और मुझे ठंडा ठंडा लगने लगा और मेरा पसीना चले गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो भी एक फोर्स हुआ जो टच होकर ट्रांसफर हो गया, उसने एनर्जी ले गया मेरे अंदर से, है ना। मेरे अंदर जो गर्म एनर्जी थी, है ना, हीट थी, उसको ले गया और ट्रांसफर कर दिया उसने दूसरी जगह, है ना, एसी में ट्रांसफर कर दिया। तो ये सब टच फोर्सेस हो जाते हैं। दूसरे हो जाते हैं अनटच फोर्सेस। अनटच फोर्सेस बहुत सारे हो जाते हैं। अनटच फोर्सेस की बात करें तो बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। दूसरा हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स,
चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, या फिर विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, है ना। उसके अलावा अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अब आ जाता है एटॉमिक फोर्स, आणविक बल, आणविक बल। ये सब क्या होते हैं, ये सभी फोर्सेस हो जाते हैं किस टाइप के, अनटच फोर्सेस के एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, है ना। अनटच फोर्सेस के एग्जाम्पल है ये सब, है ना। कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एटॉमिक फोर्स। सबको अलग अलग हम देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। इधर की तरफ एक और आ जाते हैं हम, फ्रिक्शन। इसमें यदि एग्जाम्पल ले तो इसमें एग्जाम्पल होता है ना, शारीरिक बल, है ना, मतलब मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ठीक है, मतलब पेशीय बल, पेशीय बल हमारी बॉडी जो लगाती है। दूसरा इसके अंदर हो जाता है हमारा कौन सा, दूसरा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, घर्षण बल, घर्षण बल। इसके अंदर तीसरा एग्जांपल की यदि हम बात करें तो कोलिजन, संघट्य, संघट्य, है ना, एक दूसरे से टकराना, ऑब्जेक्ट का ऐसा टकराना, है ना, तो वो संघट्य हो जाता है या फिर कोलिजन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे गियर शिफ्टिंग है ना, हमारा मस्कुलर फोर्स हो गया। तो ये सब फोर्सेस क्या है ना। एक और बात करें, अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल, है ना, अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय बल, है ना, जिसको सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी टाइप का फोर्स हो जाता है, जो क्या है, हम किस में आ जाता है, टच फोर्सेस में आ जाता है, क्योंकि किसी वस्तु को बांध के घुमाना और वो सब चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए और ये इसके एग्जाम्पल थे। किसके एग्जाम्पल थे, ये सब इसके एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, है ना। चीजें क्लियर हुई, है ना। टच फोर्सेस, अनटच फोर्सेस, इनको समझते हैं हमारे कौन कौन से, पहले हम किसको समझ लेते हैं, हम समझ लेते हैं पहले अनटच फोर्सेस को, ठीक है। आ जाओ, पहला अनटच, है ना, अस्पर्श, अस्पर्श बल, अनटच फोर्सेस। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, गुरुत्व बल, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, गुरुत्व बल होता क्या है, हम इसको सिंपल से शब्दों में यदि बात करें, ठीक है। अब ये किस प्रकृति का है, आकर्षण। देखो इसकी प्रकृति याद रखनी पड़ेगी, आकर्षण या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी वाला है ये, क्योंकि ये सब चीजों को अट्रैक्ट करता है। जैसे हम बात करें कि ये मार्कर है, मार्कर को मैंने यहां से छोड़ा और ये कहां जाना चाहता है, नीचे, मार्कर को छोड़ा और ये नीचे जाना चाहता है। अल्टीमेटली ये, इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। मतलब अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा क्या है, एक मैग्नेट जैसा मान सकते हैं, कि जो क्या है, किसी चीज को अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होता है, उसके टूवर्ड्स दी सेंटर, केंद्र की ओर आकर्षित होता है। कोई भी वस्तु, है ना, पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक
एक जंप लगाता हूँ तो मैं वापस नीचे वहीं आ गया, फिर मैंने एक जंप लगाई और मैं वापस वहीं आ गया। तो अल्टीमेटली क्या है, मैं पृथ्वी के केंद्र की ओर जाना चाहता हूँ, लेकिन जो सरफेस थी, जो जमीन थी, भूमि है, धरा है, हमारी माता है, वो उसने हमें रोक लिया और हमको यहीं पर ही रोक लिया। ठीक है, मतलब मेरे ऊपर एक बल लग रहा है, जैसे खड़े रहते हैं तो थोड़ी देर बाद पैर दुखने लगते हैं, तो क्योंकि आपकी अपर बॉडी का पूरा फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, पैरों के ऊपर लग रहा है, तो अल्टीमेटली आपको एक फोर्स फील होता है नीचे की तरफ। जैसे इस मार्कर को मैंने हाथ में रखा तो मेरे को एक हल्का सा वजन महसूस हो रहा है, मेटेलिक मार्कर है तो ये मेटेलिक मार्कर नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन हम इसको क्या ऊपर की ओर खींच रहे हैं, है ना, जाना चाह रहा है नीचे, हम करना चाह रहे हैं ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक फोर्स हम फील कर रहे हैं कहां पर, हाथ में। ठीक है, किसके कारण, इसी चीज के कारण, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का है, एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी का फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी का फोर्स होता है जो कहां लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। ठीक है, यदि हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार बात करें, गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बात करें, तो दो वस्तु, है ना, दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक है, दो वस्तुएं हैं m1 और m2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, r डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है और ये m2 है, ये एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, है ना, आकर्षण, है ना, एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं वही क्या कहलाता है, इनका गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व आकर्षण, एक दूसरे की तरफ आकर्षण। वस्तु कितनी भी दूर रखी रहे, अनंत पर भी क्यों नहीं रखी रहे, दो वस्तुएं एक दूसरे के ऊपर एक बल आरोपित करती है ना, उसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब इसको यदि हम फॉर्मूले से बात करें तो हम बात करते हैं कैसे, यदि हम फॉर्मूले में बात करें तो फॉर्मूला अल्टीमेटली आकर्षण है क्या, बल है, एक फोर्स है, तो एफ से डिनोट करेंगे, हम किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, हम यहाँ के लिख देंगे जी, हमने यहाँ पर जी, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और कैपिटल जी की बात कर रहे हैं, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल जी की बात कर रहे हैं, तो इसमें बोलते हैं फोर्स, जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा, है ना, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स की बात करें तो वो क्या हो जाता है ना, वो इन दोनों के मास के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 और m2, सॉरी m1 और m2, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तुओं पर लगने वाला बल, वस्तुओं पर लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है ना, द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर समानुपाती। ये समानुपाती पहली बार आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल बोल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दो, समानुपाती होता है ना, समानुपाती होता है। और दूसरा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर हो रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/, है ना, ये क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों को याद रखें, है ना, उन दोनों के मास के क्या हो जाता है, मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स of any two object, the gravitational force between any two object is directly proportional to the multiplication of the mass of the object, multiplication of the dot product भी बोल सकते हैं, dot product of the mass of the object, ठीक है, या फिर multiplication of the mass of the object, and the inversely proportional to the
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हिंदी वाले सुने, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच की, सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के, है ना, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें हमने जो जी का यूज करा है, वो जी का यूज क्यों करा है, हमने जो जी का यूज करा हुआ है तो वो क्या है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जी है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर तो एफ दोनों को मिला के लिख दो, दोनों को मिला के लिख दो, प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो तो यहाँ जी है ना, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, है ना, तो जी आ जाएगा कांस्टेंट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाता है ना, ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इसमें g इज इक्वल टू, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के रूप में इसे जाना जाता है। जी, जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m क्या है, m इज इक्वल टू मास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। r इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु के बीच की दूरी, वस्तुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी, है ना, याद रखिएगा, है ना, वस्तुओं के बीच की दूरी होता है। ठीक है, आर और उसका एम मास होता है, द्रव्यमान होता है, ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान हो जाता है। ठीक है, तो हमने किसकी बात करी, जी, जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसकी बात करी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना, ये इसकी वैल्यू होती है ना, ये इसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। ठीक है, और वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूटन, न्यूटन क्या वैल्यू, क्या बात कर रहे हैं हम, 6.67 इंटू 10⁻, क्या हो जाती है, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। ये याद रखिएगा, किसकी वैल्यू बता रहे हैं हम, ये जी की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जी की वैल्यू जो क्या है ना, कैपिटल जी। ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, क्योंकि इसको कभी कभी आपको पुट करना पड़ सकता है ना, कभी कभी ये वैल्यू आपको पुट करनी पड़ सकती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई आप लोगों को, है ना। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा कि हमने फ्रिक्शन के बारे में बात करी, है ना, सॉरी, फ्रिक्शन के बारे में क्या, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात कर ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अब हमको क्या निकालना है, यदि अर्थ के लिए निकाला जाए तो हमारे पास क्या है, एफ और स्मॉल जी निकालना है हमको, स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाता है तो हमको ये जो जी की वैल्यू निकालनी होती है, इसके लिए हमारे पास जो मास है तो हम क्या कर देते हैं, एम ई कर देते हैं, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, एम ई की बात कर रहे हैं। एम ई का मतलब क्या हो जाता है, मास ऑफ द अर्थ
ठीक है, और आर ई कर देते हैं। आर ई मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। आर ई मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ। जैसे हमने इसको अभी जी लिया था तो हम इसको वही रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो एम ई मतलब मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ। आर ई मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी द्रव्यमान। पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। इन दोनों की वैल्यू को यदि हम यहाँ रख दे, पृथ्वी का पूरा मास निकाल लो टोटल, है ना, लगभग हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। हम इसको कैलकुलेट करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो हमको यहाँ पर जी की वैल्यू भी पता है ना। इन दोनों की वैल्यू भी पुट कर दो, जी की वैल्यू भी आपको पता है, ठीक है। तो क्या निकल जाएगी, आपकी छोटी जी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। ये वैल्यू यदि हमारे सामने निकलेगी तो एफ जी जो किसका है, अर्थ का है। एफ स्मॉल जी लिखते हैं, जो किसके बारे में बोला जाता है, वो अर्थ के बारे में बोला जाता है। तो क्या आ जाती है वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये हमारे अर्थ की आ गई। और हम इसको ही कैलकुलेशन में रखते हैं, और अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान लेते हैं, इसको 10 मान लेते हैं, है ना। सॉल्व करने के लिए सवाल हम इसको 9.8 की जगह कर लेते, 10 कर लेते, कभी कभी डायरेक्ट 9.8 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, एफ जी की वैल्यू, ठीक है, जो अर्थ की है, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू, है ना। हम किसके बेस पर लिए है ना, हम किसके बेस पे लिए, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान जो पृथ्वी की ओर, जो पृथ्वी की ओर, पृथ्वी की ओर खिंचाता है ना। 1 kg वेट, है ना, 1 kg मास, है ना। 1 kg मास के बिहाफ में हमने इसको कैलकुलेट करा है कि 1 kg जो मास है वो अर्थ के जो सेंटर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। उसी बेस पर, उसी बेस पर हमने इसको कैलकुलेट करा है, और कैलकुलेट करके कितना निकल के आया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, है ना। ये जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो आपको वैल्यू रखनी है ये, क्या रखेंगे, आपको वैल्यू रखनी है ये। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो आपको वैल्यू रखनी है ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर ये कैसे आया, ठीक है। तो देखो, सब चीज को इधर ले आओ, सब चीज को यदि हम इधर ले आए, है ना, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की निकालनी है ना। जी को इधर ले आते हैं, है ना। ये जो रेडियस है इधर चली गई, एफ जी इंटू आर स्क्वायर, और ये क्या हुआ, दोनों मास नीचे आ गए, m1 m2। इसको फोर्स को किस में लेते हैं, न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में लेते हैं, ठीक है। न्यूटन, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, रेडियस को किस में मेजर करते हैं, रेडियस को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में करते हैं ना। फिर इसको मास को किस में करते हैं, केजी में करते हैं, तो 2 बार केजी है, 2 बार केजी है, तो क्या निकल के आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर निकल के आया। यही तो निकला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, यही तो वैल्यू निकली है जी की। ऐसे निकाला है उसकी वैल्यू जी का, है ना। उसका जो ये यूनिट दे रखी है, यूनिट इस हिसाब से निकाली गई, किसकी, बड़ी जीजी की, है ना, बड़ी जीजी और छोटी जीजी, ठीक है। समझ में आया कि यहाँ पर ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले फोर्स की तरफ, है ना, दूसरे फोर्स की बात कर लेते हैं। ये तो हमारा था क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। फिर उसके बाद जाता है क्या, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत व चुंबकीय बल, विद्युत और चुंबकीय बल की हम बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स,
सबसे पहला पहला आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक की फोर्स की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है ना, या चुंबकीय बल। दो ध्रुवों के मध्य, दो ध्रुव, एक एन है और एक है एस। इसको हम आगे भी समझने वाले, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा लोड मत लेना, क्योंकि हम मैग्नेटिज्म वाला पूरा चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा चैप्टर पढ़ने ही वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर सीधे हम फॉर्मूले की बात करेंगे और उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन सी चीज क्या है। तो यहाँ पर पहला फोर्स लग रहा है किसकी तरफ, एन की तरफ से एस को। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यदि हम दोनों पोल को क्या कर दे, चेंज कर दे, दोनों पोल को क्या कर दे, सेम सेम कर दे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, रिपल्शन, प्रतिकर्षण करेंगे, है ना, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये भी एक आवेश है, ये भी एक आवेश है, ये भी एक आवेश है, ये भी एक आवेश है। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो सीधे सीधे यदि हम यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो एफ एम लिखा हुआ है, मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। जी लिखा हुआ था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो हम यहाँ लिखते हैं 1/4 पाई, और इसके साथ में देखो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है किसके साथ, किसके लिए, ये वैल्यू हमारी आ जाती है किसके लिए, मैग्नेटिक के लिए आ जाती है, 4 पाई म्यू, है ना, इनटू, देखो अब वापस वही चीज है, वो जो ग्रेविटेशन में कवर करा था ना, वो यहीं पर आ जाएगा। तो क्या आ जाता है, इसको I1 और I2 नाम दे देते, कुछ भी नहीं है वो, जहां जैसा हमने वहां पर M1 M2 दिया था। तो ये पॉइंट चार्जेस, क्या पॉइंट चार्ज, क्या दो आवेश है, इसलिए इसको क्या दे दिया, I1 और I2 नाम दे दिया। ठीक है, और आर स्क्वायर, नीचे तो वही है, उनके बीच के डिस्टेंस आ जाती है ना। अब देखो सब चीजें यहाँ पर पता है, 4 पाई तो आपको वैल्यू पता ही है, कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों की वैल्यू होती है। I1 और I2 क्या है, दोनों क्या है, दोनों पोल्स है ना, दो पोल्स है। I1 और I2 उनकी पावर है, I1 और I2 उनकी क्या है, पावर है, अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की पावर को I1 I2 से शो कर रखा है ना, क्योंकि उसमें मास तो होता ही, मास तो बता ही नहीं पाएंगे ना, है ना। आर क्या है, रेडियस उनके बीच की डिस्टेंस है। म्यू की बात कर लो यहाँ पर, है ना, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मीडियम, ट्रांसपेरेंसी ऑफ मीडियम, है ना, माध्यम की पारगम्यता, माध्यम की पारगम्यता, माध्यम कितना ट्रांसपेरेंट है उसके बारे में बताता है क्या, म्यू। म्यू को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मीडियम, या फिर हम इसको क्या बोलते थे, परमेबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, है ना, माध्यम की पारगम्यता, या फिर हम इसको किससे जानते हैं, परमेबिलिटी के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता, कितना पावर है उसके अंदर, है ना, हिंदी में बोले तो चुंबकशीलता, है ना। क्लियर हुआ चुंबकशीलता के बारे में, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मीडियम, या फिर चुंबकशीलता के रूप में उसे जाना जाता है। ये पहला हो गया। ठीक है, तो पहले में कौन सा पहला देखा हमने, मैग्नेटिक फोर्स देखा। अब हम आ जाते हैं किसमें, बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत बल, है ना, स्थिर विद्युत बल को समझो, है ना। जैसे एक पॉइंट चार्ज है Q1, Q पॉजिटिव, और एक पॉइंट चार्ज एक और हो जाता है Q नेगेटिव, है ना। दो पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, है ना, Q1 Q2 इसको बोल सकते हैं। अब दोनों पॉइंट चार्ज कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना, ये नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, है ना। और
हाँ, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ये पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो वही बात हो जाती है वापस, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ही हम किससे ले लेते हैं, आर से ले लेते हैं, है ना। अलग अलग चीजों से दर्शाया जा सकता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, उसको हम अलग अलग तरीके से बता जा सकते हैं। ठीक है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, है ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, मतलब ये पॉइंट चार्ज एक ये रहा, एक पॉइंट चार्ज ये रहा, तो ये भी अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों प्रॉपर्टी का होगा, है ना। जो मैग्नेटिक फोर्स था अट्रैक्शन भी था रिपल्शन भी था, तो ये भी किस प्रॉपर्टी का हुआ, अट्रैक्शन रिपल्शन, है ना, आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का बल है ये भी। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, है ना, हमने बोला ये भी एक फोर्स है, लेकिन किस टाइप का है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो हमने बोला फोर्स, और इसमें यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल e, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, स्थिर विद्युत बल के लिए हमने इसको ले लिया। तो हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। और बाकी पूरा फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, Q1 Q2/R², Q1 Q2/R², बस। ठीक है, अब यहाँ पर एप्सिलॉन क्या हो जाता है, ये हो जाता है परमिटिविटी, है ना, विद्युतशीलता, एप्सिलॉन बराबर विद्युतशीलता, परमिटिविटी, है ना, विद्युतशीलता या फिर परमिटिविटी के नाम से इसे जाना जाता है ना। स्थिर विद्युत बल, दो पॉइंट चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, है ना, ये था स्थिर विद्युत बल। अब आ जाते हैं हम किसमें, विद्युत चुंबकीय, है ना, हमारा तीसरा ABC, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, अब इसमें, है ना, इसमें थोड़ी सी चीज है, विद्युत चुंबकीय, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, है ना, विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो बल उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। सिंपल सिंपल सादे शब्दों में कहें कि इट इज द फोर्स, it is the force generated by deflection in electric field or magnetic field, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, परिवर्तन के कारण जो बल उत्पन्न होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, है ना। दूसरी बात इंग्लिश में सुन लो कि द फोर्स generated by the deflection in electric field or magnetic field, deflection in magnetic field or electric field, it is applied between the moving object, है ना, moving charges, sorry, moving charges, ठीक है, it is applied in moving charges, है ना, गतिमान कणों के, गतिमान आवेशों के मध्य, सिंपल ये भी बोल सकते हैं गतिमान आवेशों के मध्य लगने वाला बल, है ना, द चार्जेस अप्लाइड बिटवीन द मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, मूविंग चार्जेस, है ना, द चार्जेस अप्लाइड बिटवीन, सॉरी, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द मूविंग moving charges, है ना, the force applied between the moving charges is called the electromagnetic force। ठीक है, क्लियर हुआ, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे फॉर्मूला आ जाते हैं, 3-4 फॉर्मूला अलग अलग होते हैं, कॉइल वाला अलग है, मैग्नेट वाला अलग है, कॉइल और कॉइल के बीच में अलग है, कॉइल का मोशन अलग है, कॉइल मैग्नेट का मोशन अलग है, तो इसीलिए बहुत सारे लेंज लॉ आ जाता है, तो बहुत सारे लॉ इसके अंदर आते हैं, इसीलिए ये इतना ही है ना। इसको याद करें कि एक चार्ज है, यहाँ पर है Q1, और दूसरा चार्ज इसके अराउंड मोशन कर रहा है जिसको मान लिया हमने क्या, Q2, है ना।
अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों ही टाइप की फील्ड हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाते हैं। आखिरी बल के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, ए बी सी और टी, है ना, एटॉमिक फोर्स, फोर्स, है ना, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, एटॉमिक फोर्स, नाभिकीय बल के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब नाभिकीय बल क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, जैसे प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भाग क्यों नहीं रहे, है ना, इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के भाग क्यों नहीं जाते, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, एक अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस है। तो नाभिकों के बीच में लगने वाले बल क्या कहलाते हैं, नाभिकों के कणों के मध्य लगने वाले बल क्या कहलाते हैं, एटॉमिक फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द न्यूक्लियस पार्टिकल्स, है ना, द फोर्स अप्लाइड बिटवीन द न्यूक्लियस पार्टिकल इज कॉल्ड द एटॉमिक फोर्स, इट्स कॉल्ड द एटॉमिक फोर्स। नाभिक के कणों के मध्य लगने वाले बल नाभिकीय बल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होता है दुर्बल, है ना, दुर्बल बल, वीक फोर्स, है ना, वीक फोर्स किसके बीच में लगेंगे, जैसे रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, है ना, या फिर रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी पदार्थ, है ना, रेडियोधर्मी पदार्थों में कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकल रहा होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, रेडियम है, रेडियम, इससे निकल रहा है कंटिन्यूअसली रेडिएशन, इससे कंटिन्यूअसली रेडिएशन निकल रहा है ना, ये तरंगे निकल रही है, ये तरंगे निकल रही, क्यों, क्योंकि यहां से या तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या तो अल्फा बीटा गामा कण इससे निकल रहे हैं, है ना, बीटा कण निकल रहे हैं इससे, है ना, बीटा कण निकल रही है, गामा तरंगे निकलती है इससे, ठीक है। तो ये जो तरंगे निकल रही है, या तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकल रही है, या फिर बीटा कणों के फॉर्म में इसी बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये जो होती है क्या होते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इसमें क्या, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्स, है ना। अब ये किसके बीच में लगते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में जो लगेगा वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगेंगे, है ना। यहाँ पर जो रेडियोधर्मी पदार्थ है, रेडियोधर्मिता इसीलिए है क्योंकि उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली बाहर निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और वो टूट टूट के क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। एक समय पे वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है और एक नया नाभिक बना लेता है, जो कि क्या है, पूरी तरीके से सेचुरेटेड है, लेकिन आउटर शेल में से कंटिन्यूअसली उसके क्या निकलते रहते हैं, रेडिएशन निकल रहा होता है। इसी इसको क्या बोलते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल, और उसको क्या बोलते हैं, प्रबल नाभिकीय बल के रूप में जानते हैं, ठीक है, समझ में आया, है ना। तो ये थे हमारे अनटच फोर्सेस सभी, है ना, नाभिकीय बल हो गए, ठीक है। उसके अलावा हमने गुरुत्वाकर्षण बल देख लिया, उसके अलावा हमने गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा हमने क्या देख लिया, हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा इसके पहले क्या देखा था, भूल ही जाता हूँ मैं तो, क्या क्या पढ़ा है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने देख लिए, ठीक है। तो ये थे क्या हमारे अनटच फोर्सेस, ठीक है, अनटच फोर्सेस। अब हम क्या समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टच फोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। टच फोर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर तो अपना अपना अलग अलग चैप्टर है, लेकिन उनके ऊपर कोई चैप्टर नहीं है, इसलिए हम उसको इत्मीनान से, शांति से नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं टच फोर्सेस को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टच फोर्सेस, और आगे की तरफ न्यूटन के गति के नियम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बने रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नमस्कार।